हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कस्टम शिपिंग एंड इंश्योरेंस। इसे हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। के अलावा इसकी इंट्रोडक्टरी केसलेट पढ़ेंगे। रोल ऑफ कस्टम इन गोल्ड इंपोर्ट इन इंडिया, इंट्रोडक्शन टू कस्टम, कस्टम इन इंडिया एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा लेसन होने वाला है। ये कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर हमें इस वीडियो में मिल जाएंगे, और इसके अलावा भी हमारे पास में बहुत कुछ है जानने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी कैसलेट है। इसमें बताया गया है कि इंडियन के लिए गोल्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है और रोल ऑफ कस्टम्स इन गोल्ड इंपोर्ट इन इंडिया। सबसे पहले, इंडियंस वैल्यू गोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ऑर्नामेंट। आपने कई बार देखा होगा, जब भी लोगों को पता चलता है कि कुछ महीनों के बाद में या कुछ दिनों के बाद में गोल्ड के प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, तो वो अभी से गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं, ताकि वो जब गोल्ड के प्राइस हाई पर हो, पीक पर हो, तो उसे बेच दे और मुनाफा कमाए। ठीक है, ये इस तरह का एक इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके अलावा कई सारे इंडियन जो है इसे ऑर्नामेंट के तौर पर भी यूज करते हैं, जैसे जेवर के तौर पर यूज किया जाता है। कई सारे फेस्टिवल में यूज किया जाता है, जैसे दिवाली में कई लोग गोल्ड परचेस करते हैं, और जब शादियों का सीजन होता है तभी भी गोल्ड को परचेस किया जाता है। इसके अलावा जो अक्षया तृतीया नाम का एक फेस्टिवल होता है, उसमें भी गोल्ड को बहुत परचेस किया जाता है, क्योंकि ये एक कल्चरल एंड सोशल फैक्टर है विच ड्राइव अट्रैक्शन टू गोल्ड। नेक्स्ट है, इंडिया इंपोर्ट्स गोल्ड टू मीट हाई डिमांड। इसी वजह से कई सारे लोग इंपोर्ट भी करते हैं। कई सारे जो ज्वेलर्स होते हैं वो गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, और इसकी बहुत हाई डिमांड होती है। इसी वजह से गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट्स गोल्ड इंपोर्ट ड्यू टू इकोनॉमिक कंसर्न। जाहिर सी बात है, जब इंडिया में बहुत ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट किया जाएगा, तो उतने ही अमाउंट का जो फॉरेन रिजर्व है, डॉलर है, वो इंडिया को किसी और उस कंट्री को देना पड़ेगा जहां से गोल्ड को इंपोर्ट किया गया है। हाई गोल्ड कंज्यूम्शन अफेक्ट्स फॉरेन रिजर्व। यही है, जो हम लोगों के पास में फॉरेन रिजर्व होता है, डॉलर होते हैं, जिसकी वजह से और भी कई दूसरी चीजें इंपोर्ट या करना होती है, तो वो डॉलर हमें गोल्ड इंपोर्ट करने की वजह से किसी और कंट्री को देना पड़ता है। और इसी की वजह से कई सारे इशू भी रेस होते हैं, जैसे गोल्ड स्मगलिंग, ब्लैक मार्केट और टैक्स अवेशन। 2013 में कुछ केसेस हुए थे गोल्ड स्मगलिंग के, उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। स्मगलिंग द येलो मेटल। येलो मेटल यानी वही गोल्ड। तो यहाँ कुछ केसेस बताए गए हैं, और ये सिर्फ 2013 के केसेस है। जून 19 2013, एक पैसेंजर बैंकॉक से आ रहा था। जब उसका बैग चेक किया गया तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जब उसका एक्सरे किया गया तब उसके रेक्टम में 6 गोल्ड बार मिले। ये रेक्टम क्या होता है हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा बैंकॉक से एक पैसेंजर आ रहा था, तो जब उसे चेक किया गया तो उसके टीवी के स्टैंड में कुछ गोल्ड के बार गोल्ड मिला। उसके अलावा कोई दुबई से आ रहा था, तो उसके बेल्ट में 6.4 kg का गोल्ड मिला। ये बहुत सारे केसेस होते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये देख सकते हैं, ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और हम लोग कुछ तस्वीरें भी देखते हैं कि किस तरह से स्मगलिंग की जाती है। आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा होगा, जैसा रेक्टम में कुछ गोल्ड के बार छुपा के लाए गए हैं, कोई वीक में छुपा रहा है, कोई टीवी के स्टैंड में छुपा रहा है। इस तरह से स्मगलिंग होती है गोल्ड की। इंडियन गवर्नमेंट ने गोल्ड कंट्रोल ऑर्डर एक्ट 1953 और गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 को इंट्रोड्यूस किया था। इसमें यही बताया गया था कि लिमिट कितनी होंगी गोल्ड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, या कोई दूसरी चीजों की भी। इसके अलावा जो गोल्ड डीलर है
उनको बताया गया था कि आप इतनी इतनी क्वांटिटी में गोल्ड को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो सर्टिफाइड ज्वेलर्स है, उनको भी बताया गया था कि आप 300 ग्राम से ज्यादा गोल्ड को कैरी नहीं कर सकते हैं। गोल्ड कंट्रोल एक्ट अबॉलिश्ड ड्यू टू एक्सपोर्ट ऑब्स्टेकल्स। जो गोल्ड कंट्रोल एक्ट है, उसे बाद में खारिज कर दिया गया था, उसे अबॉलिश कर दिया गया था, क्योंकि इसकी वजह से जो हम लोगों का एक्सपोर्ट होता था, उसमें भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल, उसमें भी बहुत सारी रुकावटें आ रही थी। इसके अलावा एक रूल को इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो इंडियन पैसेंजर है, वो 50,000 रुपए का गोल्ड को कैरी कर सकते हैं, जो अगर वो मेल होता है। अगर वही फीमेल पैसेंजर होगी, तो वो 1 लाख रुपए तक की ज्वेलरी को कैरी कर सकते हैं। इसमें उन्हें कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ेगी। अगर इससे ज्यादा वो गोल्ड कैरी करते हैं, तो उन्हें कस्टम ड्यूटी अलग से पे करना पड़ती है। एज पर द कस्टम रूल्स, एनी पैसेंजर ऑफ इंडियन ओरिजिन होल्डिंग अ वैलिड पासपोर्ट कैन इम्पोर्ट गोल्ड। कोई भी इंडियन जिसके पास में वैलिड पासपोर्ट होगा, वो गोल्ड को इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन कई सारे रूल्स है। द ड्यूटी ऑफ द रेट ऑफ 400 पर 10 ग्राम, 10 ग्राम पर 400 रुपये आपको पे करना होंगे। कोई भी ऑर्नामेंट, जेवर, जिस पर मोती या कोई स्टोन लगा हुआ होगा, वो इंपोर्ट करना अलाउड नहीं है। उसके अलग रूल होते हैं। आप कहोगे स्टोन और पर्ल क्या होते हैं, तो ये फोटो में आप देख सकते हो। ये कुछ स्टोन है, कुछ पर्ल है। इस तरह के ऑर्नामेंट अलाउड नहीं होते, इनके रूल अलग होते हैं। द पैसेंजर कैन एदर ब्रिंग द गोल्ड हिमसेल्फ एट द टाइम। जब भी पैसेंजर आता है, बाहर से इंडिया आता है, तो उसके साथ में गोल्ड को कैरी कर सकता है। या अगर वो उस वक्त अपने साथ में गोल्ड कैरी नहीं करता है, तो उसके पास में 15 दिन का वक्त होता है, वो गोल्ड को इंपोर्ट भी कर सकता है, लेकिन बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन के साथ में। इंट्रोडक्शन। Every country has rules and regulations related to import and exports or the movement of goods to another country. हर कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, जिसे फॉलो करना होता है हर पैसेंजर को, चाहे वो पैसेंजर उस कंट्री का हो या किसी और कंट्री का हो। जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ये बहुत सारी गलत चीजों को रोकते हैं, प्रोहिबिट करते हैं। कई सारे जो रेस्ट्रिक्टेड गुड्स होते हैं, जैसे ड्रग्स हो गया या कुछ ऐसे पदार्थ जिससे नशा फैलता है, उन सब चीजों को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, रोका जाता है। और ये सब काम कस्टम अथॉरिटी करती है। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर लगाई जाती है। एक्सपोर्ट पर इसलिए लगाई जाती है कि कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी इंडिया में जिसका बहुत शॉर्टेज है, और कोई उसी चीज को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो इंसान एक्सपोर्ट तो कर सकता है, लेकिन उसे हैवी ड्यूटी पे करना पड़ेगी। उसी तरह से कोई चीज जो कंपनी ऑलरेडी इंडिया में है और वही चीजें बाहर से इंपोर्ट की जाती है, तो जाहिर सी बात है, इसमें जो हम लोग का डोमेस्टिक कंपनी है, उनका कहीं ना कहीं लॉस होगा, और उनके जो कंपटीशन है जो फॉरेन में रह रहे हैं, उनका बेनिफिट होगा। तो वो चीज इंपोर्ट तो की जा सकती है, लेकिन उस पर भी हैवी ड्यूटी पे करना पड़ेगी। इंडिया में कई सारे एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कस्टम एक्ट 1962, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 एंड फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 को। इंट्रोडक्शन टू कस्टम्स। हम देखते हैं कि कस्टम्स का एक्चुअल में काम क्या होता है। सबसे पहला काम, चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। जो भी सामान इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है, उसकी वैल्यू को देखना। उसकी वैल्यू क्या है, वो कितने पैसों का है, वो कितने रुपए का है, उसे देखना। उसके अलावा मेंटेन ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा। जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका डेटा को कलेक्ट करना और उसे सेव रखना।
prevent the imports of drugs or illegal use like opium in the country. कोई भी ऐसी चीजें जिससे नशा फैलता है, जैसे ड्रग्स हो गया, अफीम हो गया, और तो ये सब चीजों के इंपोर्ट पर रोक लगाना। नेक्स्ट, customs duty are calculated on the actual value of imported and exported goods. कोई भी चीज है, वो कितने रुपए की है, उसका वैल्यू क्या है। जैसे कोई कार इंपोर्ट करता है तो कार पर एक एक्चुअल फीस नहीं है, बल्कि जो कार है उस पर अलग अलग फी पे करना पड़ती है। जैसे कोई सस्ती कार होगी तो उस पर कम फी पे करना पड़ेगी, और वही अगर कोई महंगी कार होगी तो उस पर आपको ज्यादा फी पे करना पड़ेगी। यही डिफरेंस होता है, और इसका एक्चुअल फी को मापना और उसकी वैल्यू, उस चीज की वैल्यू को निकालना, ये कस्टम का काम होता है। इसके अलावा कस्टम्स अथॉरिटी वेर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट एग्रीमेंट एंड इंटरनेशनल लॉ बिटवीन कंट्रीज। जो भी लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशन है कस्टम के, वो सिर्फ इंडिया के नहीं है, बल्कि ये एग्रीमेंट पूरी दुनिया के साथ में होता है, बहुत सारी कंट्री के साथ में होता है, जिनके साथ में इंडिया के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के रिलेशनशिप्स है। ओके, गुड गुड्स आर नॉट क्लियर थ्रू कस्टम आर हेल्ड इन अ कस्टम्स एरिया कॉल्ड बॉन्डेड स्टोर। जो भी सामान है वो क्लियर नहीं होता है, तो वो सब सामान को जब्त कर लिया जाता है। कहाँ पर? बॉन्डेड स्टोर में। ये कस्टम के पास में एक बहुत बड़ा स्टोर होता है, वहां पर ये सब सामान को रखा जाता है जो क्लियर नहीं होता है। जो कस्टम का टर्म्स है, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत एंशियंट है। Customs in India is an ancient concept that is being used since the time of the Indus Valley civilization. बहुत पुराना है। As per the Kautilya's Arthashastra, the highest revenue officer of the time was समाहर्ता। जो समाहर्ता था, ये बहुत बड़ा कस्टम ऑफिसर के तौर पर इसको पेश किया जाता है, और ये एक कलेक्टर जनरल थे जिनका काम था कि बहुत अलग अलग जगह से जो कस्टम होता है उसको कलेक्ट करना, और ये पैसा जो सिविलाइजेशन है उसके मॉडर्निटी पर डालना, और अपने जो स्टेट है उसको और बेहतर बनाना। इसके अलावा जो मुगल अंपायर थे, उनमें भी इसी तरह का एक सेक्शन करता था जिसे चुंगी कहते हैं, चुंगी। और इसका भी काम यही था कि जो भी गुड्स है जो अपनी स्टेट से बाहर जा रहा हो या बाहर की स्टेट से अपने स्टेट में आ रहा हो, तो उस पर टैक्स कलेक्ट करना। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश के वक्त में भी जो ब्रिटिशर्स का सबसे मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू कस्टम ही था। आफ्टर इंडिपेंडेंट, आजादी के बाद में इंडिया ने कस्टम एक्ट 1962 बनाया और उसे इम्प्लीमेंट किया, सी के लिए, समंदर के लिए और लैंड के लिए। और इसके लिए कई सारे अलग अलग जगह पर वेयर हाउसेस भी बनाए गए। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ वेरियस इंटरनेशनल कस्टम्स एग्रीमेंट सेट बाय ग्लोबल इंस्टीट्यूट। दुनिया ने बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट बना के रखे हैं, और इंडिया उसका पार्ट है जिसे हम लोग देख रहे हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। आप लोगों ने सुना होगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसमें 153 मेंबर्स है। ठीक है, 97% जो वर्ल्ड ट्रेड होता है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। इसे 1995 में बनाया गया था, और ये बहुत अलग अलग कंट्री के बीच में ट्रेड करवाता है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, WCO। ये एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरी बॉडी है, और इसे 1952 में बनाया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो एफिशिएंसी को क्रिएट करना है दो कंट्री के बीच में। और इसके अलावा जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, ये
दो कंट्री के बीच में स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड को क्रिएट करता है। और इनके जो ऑफिशियल है, ये अलग अलग कंट्री में काम करते हैं, एक दूसरे को जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं, और जो प्रोसीजर है उसको इम्प्रूव भी करते हैं और आसान भी बनाते हैं। इन लोगों का जो मेन गोल है, तो वो है कि जो भी ट्रेड हो रहा है उसको सेफ्टी से ट्रेड करवाया जाए और अच्छी तरह से करवाया जाए, किसी तरह की कोई धोखाधड़ी ना हो, और जो फेयरनेस है उस पर ये बहुत ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इनका काम ये होता है कि जो भी साउथ एशिया कंट्रीज है, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आते हैं, उनके बीच में ट्रेड कॉरपोरेशन हो और डेवलपमेंट की बात हो, और जो सोशल मैटर है इस पर भी ये बात करे। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, OPCW, इसका यही काम है कि जो भी हार्मफुल केमिकल वेपन है उसे यूज नहीं किया जाए, केमिकल को एज अ वेपन यूज ना किया जाए। और इसने कई सारे देशों से एग्रीमेंट वगैरह कर रखी है, और ये इसी चीज की जांच पड़ताल करता रहता है कि कोई कंट्री केमिकल को एज अ वेपन तो यूज नहीं कर रहा है। गाइस, ये आंसर है वो क्वेश्चन के जो हम लोगों ने पहले देखे थे, ये उन सब के आंसर है। प्लीज इसे एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and subscribe my video.